24 सितंबर 2025 लद्दाख की शांत गलियों में अचानक हिंसा फूट पड़ी। शांति के लिए मशहूर इस जमीन पर नारे, धुआं और गोलियों की आवाज गूंज उठी। इस टकराव में 4 लोगों की जान भी चली गई, कई लोग घायल हुए और पूरा देश एक नए सवाल से गुजरने लगा। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक दिन की घटना नहीं थी दोस्तों, ये था दशकों से चलती आ रही मांगों का एक वायलेंट आउटबर्स्ट। इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे लद्दाख का इतिहास से लेकर आज के प्रोटेस्ट तक का सफर, समझेंगे सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट की भूमिका और तलाश करेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है, एक ऐसा रास्ता जिसमें विकास भी हो और शांति भी वापस आए। शुरुआत करते हैं इतिहास से। 1947 में भारत की आजादी के बाद लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एक ही राज्य का हिस्सा बना। उस समय से ही लद्दाख के लोग अपनी अलग पहचान और अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहे। 1989 आते आते ये डिमांड और तेज हो गई। तब यूनियन टेरिटरी का मुद्दा प्रमुख रूप से सामने आया। लोकल ग्रुप्स और नेता चाहते थे कि लद्दाख के लिए एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो, जहां उनकी आवाजें सीधे सुनी जा सके। फिर 2019 में एक बड़ा बदलाव आया। आर्टिकल 370 खत्म किया गया और जम्मू एंड कश्मीर को 2 अलग यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। लद्दाख को भी यूटी का दर्जा मिला, लेकिन इस नए स्ट्रक्चर में एक कमी थी। लद्दाख के पास अपना लेजिस्लेचर नहीं था। इसका मतलब यह था कि लोग अपने चुने हुए नेताओं द्वारा शासन नहीं कर पा रहे थे, बल्कि ब्यूरोक्रेसी लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन को चला रही थी। इसी वजह से लोगों में बेचैनी होना शुरू हो चुकी थी। 2020 से 2023 के दौरान यह असंतोष और बढ़ता गया। लद्दाख के लोगों को लगने लगा कि बिना 6th शेड्यूल की सुरक्षा के उनकी जमीन और जॉब्स बाहर के लोगों के हाथों में चली जाएंगी। साथ ही उन्हें अपने एनवायरनमेंट, कल्चर और आइडेंटिटी के लिए भी खतरा महसूस होने लगा। इसी बीच रैलीज, धरने और हंगर स्ट्राइक तेज हो गए और फिर 2024 में सोनम वांगचुक, जो एक मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट और एजुकेशनल रिफॉर्मर हैं, उन्होंने हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। उनकी आवाज लद्दाख के लोगों के लिए एक प्रतीक बन गई। उन्होंने ये सवाल उठाया, क्या लद्दाख अपने हक से वंचित रहेगा? वांगचुक की मूवमेंट ने देश और दुनिया का ध्यान लद्दाख की समस्याओं की तरफ खींच लिया। दोस्तों, यहां जानना जरूरी है कि यह 6th शेड्यूल है क्या। भारतीय संविधान का 6th शेड्यूल ट्राइबल एरियाज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि जो इलाके ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन वाले हैं, उनका अपना कल्चर, जमीन और ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग पर ऑटोनॉमस कंट्रोल हो। 24 सितंबर 2025 को लेह के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। शुरुआत में सब आंदोलन शांत रहा, जहां लोग स्टेटहुड और 6th शेड्यूल के लिए आवाज उठा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे भीड़ का गुस्सा भड़क उठा। प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस और लोगों के बीच टकराव हो गया। टीयर गैस और लाठी चार्ज की घटनाएं सामने आई और कुछ जगह पुलिस द्वारा गोली चलाने की भी रिपोर्ट्स मिली। इसी हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए। इस प्रोटेस्ट के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में एक नाम रहा, सोनम वांगचुक। उन्होंने हंगर स्ट्राइक और शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए मांग उठाई थी, लेकिन इस बार सरकार ने उन्हें हिंसा भड़काने का जिम्मेदार ठहराया। प्रोटेस्ट के तुरंत बाद पुलिस ने वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया और उनकी एनजीओ का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद लद्दाख में और भी गुस्सा फैल गया। कई लोगों ने कहा कि यह आवाम की आवाज को दबाने की कोशिश है। दूसरी तरफ सरकार का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी था। इस तनाव ने लद्दाख के प्रोटेस्ट को और गहरा कर दिया और धीरे धीरे देश भर में इस बात पर चर्चा होने लगी। लद्दाख के सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं दोस्तों, बल्कि लोगों के विश्वास और पहचान का भी है। आज जब हम इतिहास और वर्तमान दोनों देखते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्या का हल सिर्फ एक तरफ से नहीं निकलेगा। सबसे पहला कदम यह हो सकता है कि खुला संवाद। सरकार और लोकल ग्रुप्स जैसे लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, सभी को एक टेबल पर बैठकर विश्वास के साथ बात करनी होगी। और इस बातचीत में सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि लोगों के असल मसलों, जमीन, जॉब्स, एनवायरनमेंट और कल्चर को समझना जरूरी होगा। दूसरा कदम हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल सुरक्षा। अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल या किसी और प्रकार के स्पेशल सेफगार्ड दिया जाए, तो लोगों का डर कम हो सकता है,
कि उनकी जमीन या नौकरी बाहर के लोगों के हाथ में नहीं जाएगी। इस प्रक्रिया से उनकी पहचान और रिसोर्सेज दोनों सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, तीसरा कदम होगा लोकल गवर्नेंस का एक मजबूत मॉडल। चाहे स्टेटहुड हो, तुरंत पॉसिबल हो या ना हो, एक इलेक्टेड असेंबली या ऑटोनोमस काउंसिल को ज्यादा अधिकार दिया जा सकता है। इससे लोगों को लगेगा कि फैसला उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के लिए लिया जा रहा है। और आखिरी कदम है ट्रस्ट बिल्डिंग। प्रोटेस्ट और हिंसा के बाद पुलिस एक्शन और अरेस्ट ने जो खाई बनाई है, उसे भरने के लिए एक इम्पार्शियल जुडिशियल इंक्वायरी और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत होगी। जब तक आवाम को इंसाफ और भरोसा नहीं मिलेगा, तब तक शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। अंत में लद्दाख के लिए सॉल्यूशन वही होगा जहां राज्य और आवाम एक साथ चलकर एक ऐसा मॉडल बनाए जिसमें विकास भी हो और पहचान भी सुरक्षित रहे। सिर्फ तभी लद्दाख के पहाड़ों में दोबारा वही शांति आएगी जिसके लिए यह जमीन मशहूर है। लद्दाख का सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है दोस्तों, बल्कि मानव विकास, पहचान और सम्मान का भी है। इसी संदर्भ में हिंदू दर्शन हमें सिखाता है कि धर्म और न्याय के बिना कोई समाज स्थिर नहीं रह सकता। यहाँ धर्म का अर्थ केवल धार्मिक क्रियाओं से नहीं है दोस्तों, बल्कि इंसाफ और संवेदनशीलता से भी है। इसलिए लद्दाख की समस्या का हल तभी संभव है जब इंसाफ और संवाद दोनों बराबर के हों। साथ ही बुद्ध धर्म हमें मध्यम मार्ग और करुणा की सीख देता है। ये हमें याद दिलाता है कि संघर्ष या हिंसा किसी समस्या का स्थायी रूप से सुलझाती नहीं, बल्कि उसे और गहरा कर देती है। अगर लद्दाख के लोग और सरकार अपने बीच मध्यम मार्ग खोज ले, जहां आवाज भी सुनी जाए और राष्ट्रीय एकता भी बनी रहे, तो शांति का रास्ता निकाला जा सकता है। इसके अलावा गांधी जी भी कहते हैं, अहिंसा सबसे बड़ा शास्त्र है जो इंसान को मिला है। उनके विचार हमें याद दिलाते हैं कि हिंसा की बजाय शांति और संवाद ही बदलाव का असली समाधान है। लद्दाख का हल तभी मिलेगा जब दोनों तरफ के लोग एक दूसरे की बात बिना भय और बिना गुस्से के धैर्य से सुनेंगे। अंत में लद्दाख के लिए रास्ता वही है जो इंसाफ, विकास और पहचान तीनों को साथ लेकर चले। यही ही सच्चा धर्म, यही है मध्यम मार्ग और यही है गांधीयन रास्ता। अगर हम इस रास्ते पर चल पाए, तभी लद्दाख के पहाड़ों में दोबारा वही शांति गुंजेगी जिसके लिए यह धरती मशहूर है।